दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये चैप्टर का नाम है आपका सोशल सिक्योरिटी। तो पहले जान लेते हैं सोशल सिक्योरिटी क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो सोशल सिक्योरिटी इसका नाम से ही पता चल जा रहा है कि सोशली सिक्योर बनाना है किसको, कि वर्किंग क्लास को। ठीक है, कोई भी वर्किंग क्लास, कोई भी एम्प्लॉइज जो कि काम कर रहे हैं उनको सोशली सिक्योर रखना है। सोशली सिक्योर मतलब उसका डेफिनेशन में ही हम जान लेते हैं कि लॉर्ड बिवरीज बोले थे कि सोशल सिक्योरिटी इज एन अटैक ऑन 5 जायंट्स। तो ये एक 5 नेगेटिव थिंग्स होता है फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। ये है आपका वांट, डिसीज, इग्नोरेंस, स्क्वालर एंड आइडलनेस। इट इज फ्रॉम द एम्प्लॉयर क्लास टू द एम्प्लॉय क्लास। तो इसके अगेंस्ट में आपका सोशल सिक्योरिटी खड़ा होता है। ये किसके सपोर्ट में? वर्किंग क्लास के सपोर्ट में। तो ये बेसिकली जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की उनका चाहत होता है। तो और डिजीज़ भी जो काम करते हैं वर्किंग क्लास, तो ये बहुत ही लो लेवल वर्किंग कंडीशन में ये काम करते हैं, तो उसके हिसाब से डिजीज़ भी होता है। और इग्नोरेंस मतलब इनका भी जो भी डिजीज़ के हिसाब से सिकनेस बेनिफिट या फिर कोई भी अच्छा सा वर्किंग कंडीशन या फिर ठीक तरीके से उनको पेमेंट देना, तो ये सब ये एम्प्लॉयर जो होते हैं ये सब ये इग्नोर कर देते हैं। और स्क्वालर का मतलब इनको डांटी वर्किंग कंडीशन या फिर खराब मतलब उनको बिहेव ठीक तरीके से नहीं करना, ये भी इसके स्क्वालर के अंडर ही आता है। और आइडलनेस मतलब कोई भी अगर एम्प्लॉय को काम से निकाल दिया गया तो उसको काम नहीं मिल रहा तो ये घर ही बैठा रहा है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट आइडलनेस में के जो डायरेक्ट मीनिंग ये अनएम्प्लॉयमेंट ही है। ठीक है, उसको काम अगर नहीं मिल रहा तो उसका गुजारा कैसे होगा। तो ये सारे चीज़ों को मुकाबला करने के लिए सोशल सिक्योरिटी खड़ा होता है फॉर द वर्किंग क्लास। तो आईएलओ ने क्या डिफाइन किया? आईएलओ डिफाइन सोशल सिक्योरिटी as the security that society furnishes through appropriate organization against certain risks to which its members are exposed. These contingencies can be faced by the individual alone. तो आईएलओ ने क्या बोला? आईएलओ बोला कि सोशल सिक्योरिटी कौन प्रोड्यूस करता है? आपका सोसाइटी ही प्रोड्यूस करता है। इसका एक ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। ठीक है, सोसाइटी के कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्किंग क्लास के ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमारा हो गया ट्रेड यूनियंस, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग क्लास का। तो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये जो रिस्क होता है, जैसे कि आपका लॉर्ड बिवरीज बोले, ये सारे रिस्क ही यहाँ पे भी इन्वॉल्व होते हैं। वो सारे रिस्क से अपने मेंबर्स को बचाने के लिए, जो वर्किंग क्लास होता है उनको बचाने के लिए ये सोशल सिक्योरिटी बनता है। तो वर्किंग क्लास जो होता है ये इंडिविजुअली इसको फेस नहीं कर सकते। एक्चुअली इंडिविजुअली इनका इतना ताकत नहीं है कि वर्किंग क्लास एम्प्लॉयर के अगेंस्ट इंडिविजुअली खड़ा हो जाए। तो इसीलिए एक अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इनको खड़ा होना पड़ता है अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी का मतलब तो आप लोग जान गए। तो अभी इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में हम जानते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसका है टू प्रोटेक्ट द पुअर एंड वल्नरेबल। ठीक है, तो जो गरीब या फिर जो कि वल्नरेबल श्रेणी के लोग होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रोटेक्शन मतलब उनको एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका मेंटेन करने के लिए ये सोशल सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव यही है। उनको ये कैसे उनको एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक तरीके से वो जी सकते हैं, उसके लिए सोशल सिक्योरिटी दिया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है। और एम इसका बेसिकली 3 कैटेगरीज में ये एम को इसको डिवाइड किया गया है, कंपेंसेशन, रिस्टोरेशन और प्रिवेंशन। तो आपका कंपेंसेशन के अंदर आपका आता है इनकम सिक्योरिटी टू बोथ वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज ऑल्सो। अगर उनका इनकम मतलब इनकम किसी तरीके से उनको काम से हटा दिया गया तो इनको इनकम इनको मिलना चाहिए, इनको फिर से एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट फिर से देना किसके अंडर आपका आता है? या आपका रिस्टोरेशन के अंडर आपका आता है। ठीक है, तो इनकम इसको बेसिक इनकम इनका सही होना चाहिए। और रिस्टोरेशन मतलब कोई भी अगर बीमार पड़ गया, अगर सिकनेस यहाँ पे आ गया, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करना चाहिए। या फिर कोई भी अगर उनको इंजरी आ गया तो इनवैलिडिटी मतलब अगर इंजर्ड हो गए, काम पे नहीं जा सकते, फिर भी उनको काम देना चाहिए। कोई किसी भी तरीके का काम उनको देना चाहिए जो कि वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनको अगर काम से निकाला गया है तो फिर से कोई भी काम री एम्प्लॉयमेंट इनको देना चाहिए, री एम्प्लॉयमेंट और रिहेबिलिटेट उनको करना चाहिए। और प्रिवेंशन का मतलब अगर आपका प्रोडक्शन लॉस हो रहा है किसके कारण? सिकनेस के कारण या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, जो सब ये दोनों का कैटेगरी में आपका आता है। तो ये सब कारण के हिसाब से अगर आपका प्रोडक्शन लॉस हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको सिकनेस बेनिफिट भी देना चाहिए, मेडिकल बेनिफिट, या फिर से आपको एम्प्लॉयमेंट भी देना चाहिए। तो ये आपका प्रिवेंशन के अंडर आता है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रिवेंशन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे देना चाहिए। ठीक है, तो प्रिवेंशन के हिसाब से ये दो भी यहाँ पे कवर कर दिए जा रहे हैं। तो प्रिवेंशन को यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलना चाहिए। तो इसके अंडर कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो आपका UNGA है। ठीक है, तो ये 1984 में आपका सोशल सिक्योरिटीज़ को आपका अडॉप्ट किया गया था एज ए फंडामेंटल राइट अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, सोशल सिक्योरिटीज एज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट ये आपका 1984 में लिया गया था UNGA में। तो फंडामेंटल राइट तो ये है ही। साथ ही साथ जो मेन सोशल सिक्योरिटीज़ के डिफरेंशिएशन है, ये आपका मेनली कैटेगराइज किया जाता है इनटू सोशल असिस्टेंस एंड सोशल इंश्योरेंस। तो ये दोनों आपका इवोल्यूशन और अप्रोच में दोनों ही डिफरेंट है, फिर भी इसका कॉम्प्लीमेंटरी और सप्लीमेंटरी टुवर्ड्स ईच अदर ये दोनों हैं। और बेसिकली इसका मीनिंग है दो, एक अगर कॉइन है इसका 2 साइड आपका है सोशल असिस्टेंस और सोशल इंश्योरेंस। इसका एम तो एक ही है फिलहाल। ठीक है, तो सोशल असिस्टेंस के बारे में हम जानते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑफिस जो कि आपका सोशल असिस्टेंस को डिफाइन किया था
ए सर्विस और स्कीम विच प्रोवाइड्स बेनिफिट्स टू पर्सन्स ऑफ स्मॉल मीन्स एज ए राइट इन अमाउंट सफिशिएंट टू मीट मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ नीड फाइनेंस्ड फ्रॉम टैक्सेशन। तो ये टैक्सेशन के थ्रू ही ये आपका होता है सोशल असिस्टेंस। तो ये आपका एक मीन्स ऑफ राइट है, ठीक है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए एक मीन्स ऑफ राइट है, ये एक सर्विस और स्कीम के थ्रू भी ये प्रोवाइड किया जाता है। तो सोशल असिस्टेंस जो होता है आपका, असिस्टेंस का मतलब यहाँ पे असिस्ट करना है, यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, कंट्रीब्यूशन आपका सोशल इंश्योरेंस में होता है, पर यहाँ पे किसको असिस्ट करना होता है, एक मीन्स टेस्ट होता है, ठीक है। इसके थ्रू आपका जो भी आपका सोशल असिस्टेंस क्लेम करेंगे उनका फाइनेंशियल स्टेटस को यहाँ पे देखा जाता है, उनका फाइनेंशियल डिफिकल्टीज कितना लेवल का है, उनका लिमिटेड इनकम्स कितना है और एसेट्स कितना है। साथ ही साथ इनको प्रूव करना होता है कि उनको कोई भी रिलेटिव्स यहाँ पे नहीं है जो कि उनको मॉनेटरी सपोर्ट या फिर इस तरीके का कोई सपोर्ट दे सकता है, ठीक है। और या फिर वो अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हैं तो उनको भी सोशल असिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो सोशल असिस्टेंस का कुछ फीचर्स भी यहाँ पे होता है, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सोशल असिस्टेंस का प्रोग्राम्स होता है वो सारे कॉस्ट यहाँ पे कौन यहाँ पे मैनेज करता है, स्टेट एंड लोकल यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे मैनेज करता है। तो ये एज ए लीगल राइट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये कोई भी पर्सन का अदर इनकम और रिसोर्सेस यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, पर यहाँ पे पर्सनल सेविंग्स जो होता है ये आपका इनकम और एसेट के हिसाब से कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूड किया जा सकता है कि सोशल असिस्टेंस स्कीम जो होता है ये टैक्स बेस्ड होता है, टैक्स से कलेक्शन किया जाता है, इस स्कीम को फंड किया जाता है थ्रू द टैक्सेस, ठीक है। तो जनरल रिवेन्यूज ऑफ द स्टेट से ये प्रोवाइड किया जाता है। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किया गया है। तो यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है। तो ये स्कीम आपका सोशल असिस्टेंस स्कीम आपका कॉन्ट्राडिक्टरी है टू द सोशल इंश्योरेंस स्कीम, इट इज इन कॉन्ट्रास्ट, एक्चुअली इज रिटन एज कॉन्ट्रास्ट, ओके। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं आपका सोशल असिस्टेंस स्कीम का, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स का। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, तो ये आपका सोशल असिस्टेंस स्कीम है, ठीक है। तो अब हम आते हैं सोशल इंश्योरेंस के ऊपर। तो सोशल इंश्योरेंस फर्स्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था जर्मनी में बाय बिस्मार्क। तो ये वर्किंग लाइफ के अंदर जो भी कंट्रीब्यूशंस होता है उसके थ्रू आपका सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो लॉर्ड विवरिस थे ये सोशल इंश्योरेंस को भी ये डिफाइन किए थे। इनका डेफिनेशन के हिसाब से ये गिविंग इन इंश्योरेंस लेवल एज ऑफ राइट एक्चुअली एंड विदाउट मीन्स टेस्ट, यहाँ पे कोई भी मीन्स टेस्ट यहाँ पे होता नहीं है। एज कंट्रीब्यूटरी, ये तो कंट्रीब्यूटरी इन नेचर है, तो यहाँ पे कोई मीन्स टेस्ट यहाँ पे होता नहीं है। सो दैट एन इंडिविजुअल में बिल्ड फ्रीली अपॉन इट, तो कोई भी टेंशन नहीं है यहाँ पे मीन्स टेस्ट का। तो इंडिविजुअल यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करता है और उसके हिसाब से ये सोशल इंश्योरेंस पा लेता है। तो यहाँ पे इसका एक कंपलसरी एक प्रिंसिपल है कंपलसरी म्यूचुअल एड का। म्यूचुअल मतलब गिव एंड टेक, यहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने वर्किंग लाइफ के अंदर और उसके हिसाब से आपको इंडिविजुअल को मिल रहा है सोशल इंश्योरेंस बेनिफिट्स। तो यहाँ पे बेसिकली ये आजकल सोशल इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम को ज़्यादा यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ सोशल असिस्टेंस स्कीम्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूटरी फंडिंग हो रहा है, तो कोई भी यहाँ पे फ्रीली प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, कंट्रीब्यूटरी फंडिंग हो रहा है। साथ ही साथ कंट्रीब्यूशंस और बेनिफिट्स के हिसाब से यहाँ पे लिंक भी है और यहाँ पे गारंटी भी है, आपको एंटाइटलमेंट मिलेगा ही, क्योंकि आप कंट्रीब्यूशन किए हैं तो आपको एंटाइटलमेंट जरूर मिलेगा। तो यह इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, सोशल इंश्योरेंस स्कीम को ज़्यादा अपना जा रहा है। तो नेक्स्ट आपका है एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंश्योरेंस। तो यहाँ पे जो कि फाइनेंस किया जाता है नॉर्मली शेयर बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, यहाँ पे एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और वर्कर भी कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे कंपलसरी पार्टिसिपेशन है, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होते हैं इनका कंपलसरी पार्टिसिपेशन है, कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे हो सकता है, फिर भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन मेनली कंपलसरी है। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे एक फंड में यहाँ पे जाके इकट्ठा होता है, जिसमें से भी आपको बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एक फंड में पार्टिसिपेशन यहाँ पे स्पेशल फंड यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसमें आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होता है ये यहाँ पे इकट्ठा होता है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट रेट है, जितना यहाँ पे पर्सन अर्न कर रहा है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स होता है आपका सोशल इंश्योरेंस का, ये सही स्कीम आपका है ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन स्कीम। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे होता है सोशल इंश्योरेंस का, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के बाद हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो सोशल इंश्योरेंस में ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलरली हैं। तो फर्स्ट आपका है कंपलसरी पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन तो कंपलसरी है ही, ठीक है, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट आपका है कंपलसरी पार्टिसिपेशन, कोई भी इंश्योरेंस प्रोग्राम आपका हो गया। तो साथ ही साथ गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप, गवर्नमेंट भी यहाँ पे स्पॉन्सर करता है, क्रिएट करता है, सुपरवाइज करता है। कोई भी सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम हो गया यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे क्रिएट करता है और इसको सुपरवाइज भी करता है, क्योंकि ये जनरली सब्सिडी फ्रॉम द जनरल रेवेन्यू से ही ये प्रोवाइड किया जाता है। गवर्नमेंट जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट भी कुछ करता है आज सब्सिडी। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूटरी फाइनेंस भी है। कंट्रीब्यूटरी फाइनेंस मतलब कोई भी रिसोर्सेस अगर चाहिए कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, ये एक्सप्लिसिट कंट्रीब्यूशन के थ्रू यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द एम्प्लॉयर और फ्रॉम द एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका कंट्रीब्यूटरी फाइनेंस हो गया। तो एलिजिबिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंट्रीब्यूशंस, तो यहाँ पे एलिजिबल कौन है, ये कंट्रीब्यूशन के थ्रू ही डिराइव किया जाता है। अगर कोई सिर्फ कुछ दिनों के लिए अगर कोई कंट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद अगर कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं तो वो एलिजिबल कैसे होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे डिराइव किया जाता है थ्रू कंट्रीब्यूशंस। तो नेक्स्ट आपका है बेनिफिट्स प्रिस्क्राइब्ड इन लॉ।
तो अकॉर्डिंग टू द लॉ यहाँ पे यूनिफॉर्म बेनिफिट्स यहाँ पे दिया जाता है। कोई भी अगर यूनिफॉर्म पेमेंट किया है तो यूनिफॉर्म बेनिफिट यहाँ पे दिया जाता है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होता नहीं है, या फिर कोई भी यहाँ पे पावर नहीं है आपका एडमिनिस्ट्रेटर के पास कोई भी पावर नहीं है कि ये कोई स्पेशल बेनिफिट कोई स्पेशल पर्सन को यहाँ पे प्रोवाइड कर दे ऑन द डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट ये है आपका बेनिफिट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशंस। कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपका डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ILO के हिसाब से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को इन जो 9 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो ये भी हम आपको बोल देते हैं। 9 कैटेगरीज आपका है मेडिकल केयर, सिकनेस बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ओल्ड एज बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट, फैमिली बेनिफिट, मैटर्निटी बेनिफिट, इनवैलिडिज्म बेनिफिट या फिर सर्वाइवर्स बेनिफिट। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स आपका ILO के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड किया जाता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये प्रेजेंट डे अगर हम करंटली डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, करंट ग्लोबलाइजेशन या फिर करंटली जो भी अडॉप्ट किया जा रहा है, बेसिकली ये सोशल सिक्योरिटी ये फास्ट चेंजिंग है, ये बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। बेसिकली बोथ सोशल असिस्टेंस एंड सोशल इंश्योरेंस आर मूविंग क्लोजर टू वन अनदर। तो ये जो चेंज हो रहा है इसी हिसाब से आपका सोशल असिस्टेंस और सोशल इंश्योरेंस के बीच में जो डिफरेंसेस होता था पहले, तो ये सारे डिफरेंसेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये ज़्यादा मायने रखता है आपका वर्किंग क्लास के लिए। ठीक है, कॉमन गोल, इसका एक कॉमन गोल भी होता है जो कि आपका नेशनल सिस्टम ऑफ सोशल सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है इंडिया में कौन से सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस अभी लागू हैं। तो यहाँ पे अभी तो कोड ऑन सारे कोड्स यहाँ पे आ गए, तो फिर भी अभी आपका एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से वो कोड अभी तक भी इंक्लूड नहीं किया गया है। कोई भी मतलब कोई भी कोर्स के सिलेबस में भी इंक्लूड नहीं किया गया, कोई भी एग्जाम के सिलेबस में भी अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया। तो अभी भी आपको यही अभी पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन आपका है एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, EPF एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 और आपका पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ये सारे एक्ट में आपका सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आपका प्रोवाइड किया जाता है। तो नेक्स्ट है आपका सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशंस ऑफ ILO रेटिफाइड बाय इंडिया। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कौन से सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशंस है जो कि आपका इंडिया ने रेटिफाई किया है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 कन्वेंशंस यहाँ पे है। कन्वेंशन नंबर 18, कन्वेंशन नंबर 19, 42 जो कि आपका रिवाइज्ड है, और कन्वेंशन नंबर 118। ठीक है, तो कन्वेंशन नंबर 18 जो कि आपका वर्कमेंस कंपेंसेशन ऑक्यूपेशनल डिजीजेस 1925 इसका नाम है, और कन्वेंशन नंबर आपका 19 है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट एक्सीडेंट कंपेंसेशन 1925। कन्वेंशन नंबर 42 आपका है वर्कमेंस कंपेंसेशन ऑक्यूपेशनल डिजीजेस जो कि आपका 18 था, ये फिर से रिवाइज होके 1934 में और एक कन्वेंशन आया, इसको भी इंडिया ने रेटिफाई किया है। तो नेक्स्ट फाइनली आपका है कन्वेंशन नंबर 118 जो कि आपका है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट सोशल सिक्योरिटी 1962। ठीक है, तो ये सारे कन्वेंशन इंडिया ने रेटिफाई किया है। इनमें से आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दोस्तों आई होप कि मैं पूरी तरीके से आपको सोशल सिक्योरिटी, उसका टाइप्स, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, वो सारे के बारे में आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया अकॉर्डिंग टू एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स। अगर इनमें से आपको क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर यहाँ पे अटेंड कर सकोगे। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा। दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जय।